गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, जो बेसिक बातें हैं उनका अध्ययन किया था, ठीक है ना। अब उन्हीं के आधार पर हम आगे देखो, जो इसमें प्रश्नावली में आपके जो बेसिक बातें क्या क्या आती हैं। जैसे आपके एक तो आता है कि परमेय संख्याएं क्या होती है, कि परमेय संख्याएं क्या होती है। हमारा क्या टॉपिक है कि परमेय संख्याएं। तो देखो परमेय संख्याएं कौन सी होती है, कौन सी होती है परमेय संख्याएं, कि वे संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। यानी कोई भी संख्या है जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। और जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती है, अपरमेय संख्याएं कहलाती है। देखो परमेय संख्या कौन सी होती है, कि वे संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कोई भी संख्याएं हैं, जैसे 2/5, 3/7, यानी कोई भी संख्या है जिनको बट्टे में लिखा जाता है, ठीक है ना, अपॉन में लिखा जाता है वो क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे कोई सिंगल संख्या है, जैसे 5, ये भी एक परमेय संख्या होती है, क्योंकि 5 के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। यानी कोई सिंगल संख्या है उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो वो भी क्या कहलाती है, P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है, तो वो भी परमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0 के बट्टे में भी 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाती है, आपकी परमेय संख्या कहलाती है। यानी वे संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है वो क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। फिर आगे आता है आपका अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जाता। तो अपरमेय संख्या कौन सी होती हैं, जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जाता, कि वे संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है, अपरमेय संख्याएं कहलाती है। यानी जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती है, अपरमेय संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 1 अपॉन 0, यानी 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत, इंफिनिटी। वो क्या होता है, परमेय संख्या नहीं होती है, वो अपरमेय संख्या होती है। जैसे 1/0, 5/0, यानी अगर बट्टे में 0 आ रहा है तो वह अपरमेय संख्या होती है। जैसे अनंत बट्टे अनंत, वो भी क्या होगा, अपरमेय संख्या। तो जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती है, अपरमेय संख्याएं। अब आगे आपके आता है कि परमेय संख्या जो गुण धर्म होते हैं वो गुण धर्म क्या होते हैं। देखो कि परमेय संख्याओं के गुण धर्म, देखो ये तो आपकी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या हो गई। अब आगे आपके आता है कि परमेय संख्याओं के गुण धर्म। तो परमेय संख्याओं के गुण धर्म किस प्रकार के होते हैं, परमेय संख्याओं के गुणधर्म, परमेय संख्याओं के गुणधर्म, कि परमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं।
तो देखो पहला आपका गुणधर्म आता है कि क्रम विनिमयता गुणधर्म, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता गुणधर्म। तो क्रम विनिमयता गुणधर्म कौन सा होता है आपका कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यह आपका होता है क्रम विनिमयता गुणधर्म। देखो इसको उदाहरण से समझेंगे कि क्रम विनिमयता गुणधर्म ये होता है आपका योग के लिए। ये किसके लिए लागू होता है? इसका पहला है ये योग के लिए लागू होता है, योग के लिए। तो क्रम विनिमयता गुणधर्म योग के लिए, जो इसमें पहला होगा ये योग के लिए होगा। जैसे एग्जांपल, जैसे कोई भी दो एग्जांपल, कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, तो कितना आएगा? दोनों तरफ 5 आएगा। कि 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा? 5 आएगा। कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तो ये किसके लिए लागू होगा? ये योग के लिए आपका लागू होगा। तो ये गुणधर्म किसके लिए लागू होगा? अतः यह गुणधर्म, अतः यह गुणधर्म कौन सा गुणधर्म? क्रम विनिमयता गुणधर्म। अतः यह गुणधर्म योग के लिए लागू होता है, योग के लिए लागू होता है। तो इसमें क्रम विनिमयता गुणधर्म में आपके 4 कंडीशन होंगी। एक तो योग के लिए, व्यकलन के लिए, भाग के लिए और गुणन के लिए। तो अलग अलग कंडीशन में इनको चेक करेंगे कि ये किन किन के लिए लागू होता है और किन किन के लिए लागू नहीं होता है। तो देखो ये हमारा सबसे पहले योग के लिए तो क्या होगा? लागू होगा। फिर दूसरा चेक करेंगे व्यकलन के लिए, जिसको बोलते हैं माइनस। व्यकलन के लिए, व्यकलन के लिए इसमें भी चेक करेंगे। तो व्यकलन में क्या आ जाएगा? आपका माइनस आ जाएगा कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए। इस कंडीशन में चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई संख्या ले लो, जैसे 2 माइनस का 3 बराबर 3 माइनस का 2, यानी a माइनस बी बराबर b माइनस ए। तो देखो 2 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा? -1, और इधर 3 में से 2 माइनस करोगे तो +1। तो ये व्यकलन के लिए लागू हो गया क्या? तो ये बराबर नहीं आ रहा है ना, तो ये व्यकलन के लिए लागू नहीं होगा। तो अतः यह गुणधर्म व्यकलन के लिए लागू नहीं होगा। अतः यह गुणधर्म, अतः यह गुणधर्म, अतः यह गुणधर्म व्यकलन, व्यकलन के लिए लागू नहीं है, लागू नहीं है। अतः यह गुणधर्म व्यकलन के लिए लागू नहीं है। तो हमारा जो क्रम विनिमयता गुणधर्म है वो योग के लिए तो लागू होता है, लेकिन व्यकलन के लिए लागू नहीं होता है। फिर इसका तीसरा चेक करेंगे गुणन के लिए, कि ये गुणन के लिए लागू होता है या नहीं होता है। देखो इसका तीसरा क्या चेक करेंगे? गुणन के लिए। तो आपका तीसरा कौन सा होगा? गुणन के लिए, गुणन के लिए। कि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस ए, a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, कि ये गुणन के लिए लागू होगा क्या? तो इसको एग्जांपल से समझेंगे। देखो फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, कि 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2, दोनों ही कंडीशन में आपका क्या आएगा? 6 आएगा। कि 2 गुणा 3 6 और 3 गुणा 2 6, तो दोनों कंडीशन में आपका क्या आएगा? 6 आएगा। तो यह गुणधर्म गुणन के लिए क्या होगा? लागू होगा। ठीक है। अतः यह गुणधर्म, अतः यह गुणधर्म, अतः यह गुणधर्म गुणन के लिए, गुणन के लिए लागू होगा, लागू होगा। फिर इसमें चौथा आता है भाग के लिए। चेक करेंगे इसको, भाग के लिए, भाग के लिए। तो भाग के लिए a भाग b बराबर b भाग a,
इस कंडीशन में चेक करेंगे कि भाग के लिए जो हमारा ये पहला गुणधर्म है क्रमणीयता गुणधर्म जो लागू होगा क्या। देखो भाग के लिए क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल कोई भी संख्या है 2 भाग 3 बराबर 3 भाग 2, तो इसको बट्टे में लिख दो 2/3 बराबर 3/2। तो ये भाग के लिए लागू होगा क्या, बराबर होगा क्या, तो ये भाग के लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा गुणधर्म भाग के लिए लागू नहीं होगा। अतः यह गुणधर्म भाग के लिए लागू नहीं होगा। तो ये गुणधर्म किस किस के लिए लागू होगा, योग और गुणन के लिए। तो हमारा पहला गुणधर्म हो गया क्रम विनिमयता गुणधर्म, जिसमें 4 आते हैं आपके योग के लिए, व्यकलन के लिए, गुणन के लिए और भाग के लिए। तो यह गुणधर्म किन दो के लिए लागू होगा, एक तो आपका होगा योग के लिए, एक होगा गुणन के लिए। और किन के लिए लागू नहीं होगा, व्यकलन और ये भाग के लिए गुणधर्म लागू नहीं होगा। अब दूसरा आपका आता है कि सातचर्यीय गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म कौन सा होगा कि सातचर्यीय गुणधर्म। देखो दूसरा गुणधर्म आपका है सातचर्यीय गुणधर्म। सातचर्यीय गुणधर्म साहचर्यीय गुणधर्म जो क्रमणीयता गुणधर्म होगा वो 2 के लिए होगा, जैसे a + b बराबर b + a। तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 कंडीशन होंगे, जैसे a b और एक c और 8 हो जाएगा। देखो पहले चेक करेंगे योग के लिए। योग के लिए चेक करो कि a + b + c बराबर a + b + c। ये योग के लिए होगा, तीनों प्लस में होंगे योग के लिए। जो आपका सातचर्यीय गुणधर्म है उसमें एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे एग्जाम्पल 2 + 3 + 4 बराबर 2 + 3 + 4। सोल्व करो इसको। 2 + 3 और 4 कितने हो गए 7, और इधर 2 और 3 5, 5 + 4 7 और 2 9, इधर 5 और 4 9। तो दोनों कंडीशन में क्या आपका क्या आ जाएगा 9 आएगा। तो ये सातचर्यीय गुणधर्म किसके लिए लागू होगा, योग के लिए लागू होगा। अतः यह गुणधर्म योग के लिए लागू होता है। तो योग के लिए लागू होता है। अब इसमें चेक करेंगे कि व्यकलन, इसका दूसरा आएगा व्यकलन के लिए। व्यकलन के लिए तो व्यकलन के लिए चेक करो इसको। a - b - c बराबर a - b - c। तो व्यकलन में इसको चेक करो एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल जैसे 3 संख्याएं हैं, 2 - 3 - का 4, इसी प्रकार 2 - 3 - 4। सोल्व करो इसको। देखो 2 - 4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा -1। इधर 2 - 3 कितना आएगा -1 - 4। 2 माइनस आपका क्या हो गया +1, और इधर -1 और -4 कितने हो गए -5। तो ये बराबर आ रहे हैं क्या आपके, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये गुणधर्म व्यकलन के लिए लागू नहीं होगा। तो ये हमारा व्यकलन के लिए लागू नहीं होगा। अतः यह गुणधर्म व्यकलन के लिए
व्यकलन के लिए लागू नहीं होगा, नहीं होगा। तो किसके लिए लागू होगा? योग के लिए लागू होगा, लेकिन व्यकलन के लिए लागू नहीं होगा। अब इसमें तीसरा आता है आपका गुणन के लिए चेक करेंगे, गुणन और भाग के लिए और चेक करेंगे। देखो तीसरा आपका आता है गुणन के लिए, गुणन के लिए जो सातचर्य गुणधर्म है, इसमें तीसरा आपका है गुणन के लिए। गुणन के लिए कौन सा होगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे जैसे तीन संख्याएं हैं, 2 गुणा 3 गुणा 4, और इधर भी आपके 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 2 गुणा 4 की 12, और इधर 2 गुणा 3 6 गुणा 4, क्या आएगा? 12 दूनी 24 बराबर 24, 6 चौक 24। तो दोनों कंडीशन में 24 बराबर आएगा। तो हमारा ये गुणधर्म गुणन के लिए भी लागू होगा। अतः यह गुणधर्म, अतः यह गुणधर्म गुणन के लिए लागू होगा। अतः यह गुणधर्म गुणन के लिए लागू होगा। फिर चेक करेंगे भाग के लिए, चौथा चेक करेंगे भाग के लिए कि भाग के लिए लागू होता है नहीं होता है। इसको चेक करेंगे कि ए भाग बी भाग सी बराबर ए भाग बी भाग सी। और एग्जाम्पल जैसे वही कोई भी तीन संख्या ले लो, 2 भाग 3 भाग 4, इधर 2 भाग 3 भाग 4, ठीक है। सोल्व करो इसको। 2 भाग, इसको क्या लिखोगे? 3/4। इधर देखो 2/3 भाग 4। तो भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो आगे वाली संख्याएं पलट जाएगी। तो क्या लिखोगे? इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 3/4 का क्या हो जाएगा? 4/3। इधर देखो 2/3, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पर 4 के बट्टे में 1 ले सकते हैं, तो उसको लिखोगे 1/4। सरल कर लो, ऊपर की संख्या ऊपर गुणा कर दो, नीचे की संख्या नीचे गुणा कर दो, जो कट रहा है उसको काट दो। तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8/3, और इधर कितना आएगा? 2/12। देखो आगे कितना आ गया? 8/3। 2/12 का सरल रूप क्या होगा? 1/6 बराबर होगा क्या? अरे बराबर नहीं होगा ना, तो ये हमारा गुणधर्म भाग के लिए लागू नहीं होगा। अतः यह गुणधर्म भाग के लिए लागू नहीं होगा। तो किस किस के लिए लागू होगा? वही आपका एक तो योग के लिए लागू होगा और एक गुणन के लिए लागू होगा। किसके लिए लागू नहीं होगा? व्यकलन और भाग के लिए लागू नहीं होगा। जैसे हमारा जो पहला गुणधर्म था क्रमणीयता का गुणधर्म, उसी प्रकार ये सातचर्य गुणधर्म दोनों ही योग और गुणन के लिए तो लागू होंगे, लेकिन व्यकलन व भाग के लिए लागू नहीं होंगे। फिर अगला हमारा तीसरा गुणधर्म आता है कि वितरण का गुणधर्म। वितरण गुणधर्म कौन सा होता है? देखो
देखो तीसरा गुणधर्म आपका है वितरण गुणधर्म। वितरण गुणधर्म में भी आपको क्या आएगा कि ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी। तो एक बार तो प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। तो ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी। तो दो कंडीशन होंगी, एक तो होगा गुणन और योग, एक होगा गुणन और व्यकलन की। दो कंडीशन लगेंगी वितरण में, एक तो गुणन और योग के लिए, एक गुणन और व्यकलन के लिए। तो दोनों ही कंडीशन में जो वितरण गुणधर्म लागू है इसको चेक करेंगे हम। तो देखो पहली कंडीशन होगी गुणन व योग के लिए, गुणन व योग के लिए, गुणन व योग के लिए ए क्रॉस बी प्लस सी। तो इसको क्या लिखोगे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। यानी एक तो क्या होगा गुणन और एक का होगा प्लस, तो गुणन और योग। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा गुणन और व्यकलन, यानी एक गुणा होगा एक माइनस होगा, और इसमें एक गुणा और एक प्लस होगा। तो इसके लिए चेक करेंगे एग्जाम्पल से। जैसे पहला है, जैसे संख्या ले लो कोई भी 2 गुणा 3 प्लस 4। इधर देखो 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4। यानी यहां पर जो ए है वो दोनों से गुणा हो रहा है। किस किस से हो रहा है, ये ए बी से भी हो रहा है और सी से भी हो रहा है। तो एक को पहले बी से गुणा करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, फिर एक को सी से करेंगे। इसी प्रकार एग्जाम्पल में देखो ये 2 पहले 3 से हो रहा है, 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4। तो क्या लिखोगे इसको, सरल करो इसको, 2 गुणा 4 और 3 कितना हो गया 7। इधर देखो 2 गुणा 3 6 और 2 गुणा 4 8, 7 दूनी 14, और इधर भी कितना आएगा 8 और 6 14। तो ये किसके लिए लागू होगा, गुणन व योग के लिए ये वितरण का गुणधर्म लागू होगा। अतः यह गुणधर्म, अतः यह गुणधर्म गुणन व योग के लिए लागू होगा, लागू होगा। अब चेक करेंगे कि जो वितरण का गुणधर्म है वो गुणन व व्यकलन के लिए भी लागू होगा क्या। देखो इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, गुणन व व्यकलन, गुणन व व्यकलन के लिए, गुणन व व्यकलन के लिए ए क्रॉस, यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो यह आपकी कंडीशन हो गई गुणन व व्यकलन के लिए कि एक तो गुणा आएगा एक माइनस आएगा। तो ये देखो पहले बी से गुणा होगा, फिर माइनस का चिन्ह होगा, फिर एक इससे गुणा होगा, सी से गुणा होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि 2 गुणा 3 माइनस का 4। इधर देखो 2 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 4। सरल करो इसको, 2 गुणा 3 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा माइनस का 1। इधर 2 गुणा 3 6 और 2 गुणा 4 8। 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, और 6 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 2। दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो किसके लिए लागू होगा ये, गुणन व व्यकलन के लिए लागू होगा। अतः यह गुणधर्म, अतः यह गुणधर्म गुणन व व्यकलन, व्यकलन के लिए लागू होगा। तो हमारा जो वितरण का गुणधर्म है वो दोनों ही कंडीशन में लागू होगा, कि गुणन व योग के लिए भी लागू होगा और गुणन व व्यकलन के लिए भी लागू होगा। ठीक है ना। तो इसमें दो कंडीशन है, एक तो होगा गुणन व योग, एक गुणन और व्यकलन, और दोनों ही कंडीशन में जो वितरण का गुणधर्म वो लागू होगा।
फिर आपके आगे आता है चौथा गुणधर्म आता है तत्सम गुणधर्म। चौथा कौन सा आता है? तत्सम गुणधर्म। तत्समक गुणधर्म। तत्सम गुणधर्म देखो, इसमें भी पहले योग के लिए चेक करेंगे। योग के लिए कि कोई संख्या है, कोई संख्या है, अगर उसमें जीरो जोड़ेंगे तो वापिस वही संख्या आएगी, या जीरो में कोई संख्या जोड़ेंगे तो भी वही संख्या आएगी। यानी a प्लस जीरो बराबर a और जीरो प्लस a बराबर a। यानी कोई भी संख्या है उसमें हम जीरो को प्लस करेंगे तो वापिस वही संख्या आएगी। या ऐसे मान लो कि कोई संख्या है, यदि जीरो है, जीरो में हम कोई संख्या जोड़ रहे हैं तो वही संख्या आएगी। यानी a में जीरो जोड़ो या जीरो में a प्लस करो, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा? आपका a आएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे कि 2 प्लस जीरो क्या आएगा? 2। यानी जीरो में 2 जोड़ो चाहे 2 में जीरो जोड़ो, दो तीनों ही कंडीशन में क्या आएगा? आपका 2 आएगा। यानी यह गुणधर्म योग के लिए लागू होगा। अतः यह गुणधर्म योग के लिए लागू होगा। फिर आपका आता है गुणन के लिए, यानी आपको योग और गुणन के लिए लागू होगा। दूसरा होगा गुणन के लिए। गुणन के लिए यानी कोई भी संख्या है कि गुणन के लिए क्या होगा? यदि कोई भी संख्या है उसको एक से गुणा करेंगे तो वापिस वही संख्या आएगी। यानी एक को एक से गुणा करेंगे तो वापिस क्या आएगा? ए ही आएगा। या ऐसे मान लो कि एक को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? ए ही आएगा। यानी कोई भी संख्या है उसको 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, या 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या वापिस आएगी। जैसे एग्जांपल, जैसे 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, या 1 को 2 से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा? तीनों ही कंडीशन में 2 आएगा। तो अतः यह गुणधर्म गुणन के लिए लागू होगा। अतः यह गुणधर्म गुणन के लिए लागू होगा। यानी किस किस के लिए लागू होगा? ये योग और गुणन के लिए, यानी दोनों ही कंडीशन में ये जो आपका तत्सम गुणधर्म है वह लागू होगा। फिर अगला आपका आता है कौन सा? प्रतिलोम गुणधर्म। प्रतिलोम गुणधर्म आपके कौन कौन से गुणधर्म हो गए? क्रमहीनता गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म, वितरण गुणधर्म, तत्सम गुणधर्म। और पांचवा आपका आता है प्रतिलोम गुणधर्म। प्रतिलोम गुणधर्म इसमें आपका आता है एक तो योज्य प्रतिलोम, एक गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। पहला होगा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम जैसे कोई संख्या ए है, ए का योज्य प्रतिलोम, ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का है। यानी जो प्लस की संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस। और माइनस की संख्या है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस। जैसे माइनस एक का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का है।
यानी कोई भी संख्या है यदि प्लस की है तो उसका योज्य प्रतिलोम माइनस की संख्या, और माइनस है तो उसका योज्य प्रतिलोम प्लस की संख्या। यानी दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी एक का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का ए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 आएगा, कि ए प्लस माइनस ए, तो क्या आएगा कंडीशन में 0 आएगा। तो ये हो गया योज्य प्रतिलोम, कि प्लस की संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम माइनस, और माइनस की संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम प्लस। ठीक है। फिर आपका आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, संख्या पलट जाएगी। जैसे a बटा b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, b बटा a। यानी संख्या पलट जाएगी कि a बटा b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, b बटा a। इसी प्रकार b बटा a का गुणात्मक प्रतिलोम, b बटे a का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, a बटा b। एक दूसरे का उल्टा होगा कि a बट्टा b है उसका गुणात्मक प्रतिलोम b बट्टा a, और b बट्टा a का गुणात्मक प्रतिलोम a बट्टा b होगा। ठीक है। इसी प्रकार देखो, अगर माइनस की संख्या है कि माइनस का a बट्टा b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस a बट्टा b है तो माइनस का b बट्टा a हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस b बट्टा a है, माइनस बी बट्टा ए, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछे आपको तो क्या होगा आपका, क्या होगा, माइनस का ए बट्टा बी। यानी साइन को चेंज नहीं करना है, चिन्ह वही आएगा लेकिन संख्या है वो पलट जाएगी। जो योज्य प्रतिलोम है उसमें तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, संख्या तो वही रहेगी, संख्या वही रहेगी लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। यदि प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगी, संख्या पलट जाएगी, चिन्ह जैसा है वैसा का वैसा आएगा और संख्या पलट जाएगी। जैसे a बट्टा बी का गुणात्मक प्रतिलोम b बट्टा ए, और b बट्टा ए का a बट्टा बी। इसी प्रकार यदि माइनस की संख्या है कि माइनस का a बट्टा बी का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का b बट्टा ए, और इसी प्रकार माइनस b बट्टा ए का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का a बट्टा b। देखो यहां पर क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम में यदि a बट्टा b है उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, b बट्टा a। इससे गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और इसमें क्या आएगा कि प्लस माइनस करेंगे, a को b से प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी जो योज्य प्रतिलोम है उसमें जैसे एक का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का ए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम है कि a बट्टा बी का गुणात्मक प्रतिलोम b बट्टा है, उसको एक दूसरे से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार माइनस a बट्टा बी को गुणा करेंगे माइनस b बट्टा ए, तो भी आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। यह आपके 5 गुणधर्म हो गए। ठीक है। फिर आगे आपका आता है लास्ट इसमें कि दो संख्याओं के मध्य परमेय संख्या कैसे निकालते हैं, कि दो संख्याओं के मध्य की परमेय संख्या निकालने का सूत्र है आपका इसमें लास्ट फॉर्मूला है छठा। ये गुणधर्म तो आपके 5 हो गए। फिर आपके एक लास्ट बचता है कि दो संख्याओं के मध्य परमेय संख्या निकालने का सूत्र छठा। दो संख्याएं ए व बी के मध्य परमेय संख्या किस प्रकार निकालते हैं, कि दोनों को प्लस करके किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। कि दो संख्या ए व बी के मध्य अगर आपको परमेय संख्या निकालनी है तो दोनों को प्लस करके किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। जैसे एग्जांपल कि 2 व 3 के मध्य परमेय संख्या आपको निकालनी हो
परमेय संख्या याद करनी हो तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 का भाग देंगे, 2 + 3 बट्टे 2, तो कितना आएगा 2 3 5 बट्टे 2। इसी प्रकार यदि आपके पास बट्टे की संख्या है, जैसे 1/2 व 2/3 के मध्य परमेय संख्या निकालनी हो, तो यही फॉर्मूला लगेगा बट्टे में भी आपको, कि दोनों को प्लस करके 2 का भाग देंगे। जिन दो के मध्य परमेय संख्या निकालते हैं उस पहली संख्या को a मान लेंगे, दूसरी संख्या को b मान लेंगे और 2 का भाग देंगे। a तो कौन सा है 1/2 प्लस 2/3, बट्टे में क्या आएगा 2, तो इसका लघुत्तम ले लो, 2 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा 6, 2 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, और बट्टे में कितना है 2, तो कितना आ गया 7/6, और ये 2 नीचे आके गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा 7/6 दूनी 12। तो 1/2 और 2/3 के मध्य परमेय संख्या कौन सी आएगी 7/12, यानी जिन दो के मध्य परमेय संख्या निकालते हैं उन दोनों को प्लस करके किसका भाग देंगे 2 का। यहाँ पर देखो दोनों को प्लस किया, 2 और 3 का लघुत्तम कितना है 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को ऊपर वाले 2 से गुणा किया 4, तो 3 और 4 7, और नीचे 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, तो 7/12। तो इस प्रकार दो संख्याओं के मध्य परमेय संख्या याद करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रश्नावली की जो बेसिक बातें हैं वो कंप्लीट हो गई। अगली क्लास में हम हमारी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जो बेसिक बातें हैं मैंने बताई आपको दो क्लासों में, इनको अच्छी तरह से आपको तैयार करना है और इनको याद भी करना है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।